जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में दोस्तों, इस दुनिया में हम जीते हैं अपने लिए, अपने अपनों के लिए जिनसे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। मगर अगर कभी ऐसी हालात आ जाए कि हमारे उन अपनों पर मुसीबत आ जाए और ये मुसीबत सिर्फ आपको अपनी जान देकर ही टाली जा सकती है, तो आप क्या करेंगे? क्या अपने उन अपनों के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे? मगर हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। मनोरमा तेज कदमों से चलकर घर की ओर जा रही थी। अपने कंधे पर लटके वैनिटी बैग को उसने बहुत ही कस के पकड़ कर रखा था, जैसे जैसे उसमें बहुत कीमती सामान हो। तेज कदमों से वो जल्द से जल्द घर के अंदर जाना चाहती थी। लिफ्ट पर चढ़ते हुए उसका ध्यान वॉचमैन की तरफ भी नहीं गया। वॉचमैन को कुछ अजीब सा लगा। रोज मेम साहब उसके सलाम का विश करते हुए जवाब देती थी, मगर आज जैसे अनमनी से चली गई। घर के अंदर प्रवेश करते ही रंजना पहुंची अपने बेटे आदित्य के पास। आदित्य गहरी नींद में था। उफ, कितने दर्द, कितने तकलीफ से इस बच्चे को गुजरना हो रहा है। आज ही कीमोथेरेपी लेकर आया है। कैंसर धीरे धीरे उसके शरीर को खाता जा रहा है और उससे ज्यादा दर्द तो इस कीमोथेरेपी में होता है। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी है, सो रहा है, मगर जैसे ही नींद टूटेगी फिर से दर्द से कराहने लगेगा। मगर रंजना के पास अब इलाज है। बहुत जल्द आदित्य ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, सब कुछ करेगा। रंजना एक ऑफिस में काम करती है और उसके पति का एक छोटा सा बिजनेस है। कमाई इतनी है कि उससे आदित्य के इलाज का खर्चा अच्छे से निकल जा रहा है। रंजना की बॉस मिसेस रेखा चतुर्वेदी एक बहुत ही सहृदय महिला है जो रंजना की बहुत मदद करती है। अक्सर वो ऑफिस में लेट होने पर अपनी गाड़ी से रंजना को घर तक छुड़वा देती है या छोड़ाती है। उस दिन भी रंजना घर के लिए ही निकल रही थी। मिसेस चतुर्वेदी ने कहा, रंजना आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मैं एक काम करती हूँ, रोनी को बोल के तुमको घर छोड़वा देती हूँ। रोनी मिसेस चतुर्वेदी का ड्राइवर, जो भी इन कुछ सालों में रंजना के काफी करीब आ गया है। एक भाई की तरह ही वो रंजना के साथ व्यवहार करता है और रंजना भी इस बात का पूरा ख्याल रखती है। अक्सर वो आदित्य से मिलने घर के अंदर तक चला आता है। उस दिन भी रंजना को ड्रॉप करते हुए उसने पूछा, दीदी एक बार बाबा को देख सकता हूं? अरे रोनी भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप, आइए ना। दोनों घर के अंदर चले आए। आदित्य को देख कर जाते हुए अचानक ही रोनी बोल पड़ा, दीदी छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, मगर ये बीमारी ऐसे ठीक नहीं होगी। क्या मतलब? साइंस तो इसे ऐसे ही ठीक करता है। नहीं दीदी, बाबा जिस तरह से बीमार होते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है इतनी आसानी से उन्हें ठीक किया जा सकता है। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। मैंने भी सही है। क्या? हाँ दीदी, 11-12 साल उम्र थी मेरी भी। बाबा की भी तो यही होगी ना? हाँ, 11.5 साल चल रहा है। बस कुछ ही दिनों में उसका बर्थडे आने वाला है। दीदी 12 साल आने से पहले आपको कुछ करना होगा, वरना फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम अपनी कुछ बात बता रहे थे। हाँ दीदी, मैं भी जब
11.5 साल के करीब का था तो ऐसे ही मुझे भी कैंसर ने पकड़ लिया था। मगर मगर तुम ठीक कैसे हुए? अब तो तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। हाँ दीदी, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, मगर इसके लिए एक काम करना पड़ता है जो मेरे पिताजी ने किया था। क्या? मुझे बताओ। रंजना चौंक कर पूछ बैठी। दीदी, आप लोग पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग इन सब बातों को मानोगे? मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। रोनी भैया, बताइए आप। अब बताता हूं दीदी। अब मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ ही रहता था। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए पिताजी मुझे बेहद प्यार करते थे। मगर इस बीमारी ने जब मुझे जकड़ा तो मैं दर्द से बेहद परेशान रहता था और पिताजी को भी महसूस हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाऊंगा। वो किसी भी तरह से मुझे ठीक करना चाहते थे। फिर एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, बेटा, आज की रात तुझे अकेले ही सोना है। मैं पास के कमरे में रहूंगा। आज की रात बस किसी तरह से बिता ले। देखना, कल से तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अकेले रह सकेगा ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो बोले, और अगर कोई आए तो कह देना मैं घर में नहीं हूं। कहकर वो शाम ही पिताजी उस कमरे में चले गए। फिर रात भर बाहर नहीं आए। काफी रात में मैं घर का दरवाजा बंद करके सो गया, मगर अब लगता है कि काश उस रात में सोया ना होता। सवेरे गांव के कुछ लोग आकर मुझे उठाने लगे और जब मैं उठा तो पता चला पिताजी ने गांव के तालाब में आत्महत्या कर ली है। क्या? हाँ, काश अपने पिता को मैं रोक सकता। इन सब से मैं इतना घबरा गया था कि कुछ समझ में ही नहीं आया। गांव वालों के साथ पिताजी का दाह संस्कार करके जब मैं लौटा तब पास वाले कमरे में गया और जाकर जो कुछ देखा उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। पिताजी ने उस कमरे में कोई तंत्र क्रिया की थी जिसके तहत शायद उन्होंने अपनी उम्र मुझे दे दी थी और उससे मैं ठीक हो गया था। कमरे में कुछ इंसानी हड्डी, एक खोपड़ी, पूजा पाठ का सामान और एक किताब रखी हुई थी जिसके एक पन्ने पर मेरा नाम था और उसके ठीक उल्टी तरफ उनका नाम। ओह, तो क्या ये संभव है? हाँ दीदी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें क्या विश्वास नहीं हो रहा है? सुनकर रंजना आश्चर्यचकित थी। फिर उसने पूछा कि कहां से हो सकता है ये सब? अब मैं आपको बताऊंगा, आज चलता हूं, कहकर रोनी चला गया। रंजना ने अपने पति के साथ इस विषय में बातचीत की मगर वो किसी भी हद से तैयार नहीं हुआ। रंजना के पति एक समझदार, विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति थे। इस तरह के झूठे तंत्र मंत्र में उन्हें कोई भी विश्वास नहीं था। वो बोले, देखो रंजना, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। हम आदित्य का इलाज करा रहे हैं और बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाएगा, तुम थोड़ा सा सब्र रखो। मगर एक मां का दिल कहां मानता है। रंजना किसी भी तरह से आदित्य को ठीक करना चाहती थी। उसने जल्द ही रोनी को संपर्क किया। सुनते ही रोनी बोला, दीदी, मैं बता तो देता हूं मगर वहां मैं जाऊंगा नहीं। देखिए, बुरा मत मानिएगा मगर एक इमोशनल टच है मेरा। ठीक है, मैं ठीक हो गया मगर उस
उस जगह जाने की वजह से ही मेरे पिता को मैंने खोया था। रंजना उस जगह का एड्रेस लेकर खुद ही वहां पहुंच गई। वहां पर एक बड़ी सी कुटिया थी, आसपास कुछ चेले थे। कुटिया के अंदर एक बाबा थे। कुटिया पूरी तरह से घुप अंधेरे में भरी थी। बाबा कभी भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। उस अंधेरे में बैठकर ही लोगों का मार्गदर्शन करते थे। रंजना अंदर जाकर बैठ गई। तभी एक आवाज उनके कान पे पड़ी। बेटे की जान बचाने की इच्छा रखती हो? रंजना चौंक पड़ी। मगर ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मंत्र पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा? उस रोनी ने तुम्हें गलत बताया है। आश्चर्य, बाबा तो अंतर्यामी है, उन्हें कैसे पता चला कि रोनी ने मुझे भेजा है? रंजना मनी मन सोच रही थी। ये आत्मा बदलने की प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया। कर सकोगी? मैं एक मां हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पति इस बात के खिलाफ है। मगर मैं अपने बेटी के लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हारे जाने के बाद सौतेला पिता तुम्हारे बेटे का ध्यान रखेगा? रंजना एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो गई। जो बात इस शहर में शायद किसी को पता नहीं, वो बाबा को कैसे पता? असल में आदित्य रंजना की पहली शादी से उत्पन्न हुआ था, मगर रंजना के पति की मृत्यु हो गई थी। मगर जाते जाते वो एक बहुत बड़ी जायदाद रंजना के नाम छोड़ गए थे, जिसे वो आदित्य के नाम कर देना चाहती थी। आदित्य का इतना खर्चीला इलाज उसी से तो हो रहा था, वरना उसके और उसके पति की आर्थिक स्थिति ऐसी कहा कि कैंसर का इलाज वहन कर सके। मगर रंजना के पति ने कभी भी आदित्य को अपना सौतेला बेटा नहीं माना था। उसे एक पिता की तरह ही प्यार किया था। आज उसकी बीमारी में कई रात वो भी जागकर काट रहा था। मगर बाबा को यह सब कैसे पता चला? रंजना का मन जैसे विश्वास से भर उठा। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सारी प्रक्रिया बता देता हूं, मगर हाँ, प्रक्रिया पूरी करने के बाद तुम्हें आत्महत्या करनी होगी और तुम्हारी आत्मा आदित्य के शरीर में प्रवेश कर उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर देगी और वो तुम्हारी उम्र भी जिएगा। घर आते आते रंजना ने काफी सारा सामान उस आश्रम से खरीद लिया था। इसी के जरिए उसे पूजा करनी थी। उस रात रंजना आदित्य कमरे में ही सोई। पति से कहा कि आज की रात वो आदित्य के पास रहना चाहती है। उसके पति पास के कमरे में जाकर सो गए। रंजना ने सोते हुए आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, आज के बाद तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मगर अपनी इस मां को भूलना मत, कहकर रंजना चुपचाप पूजा के कमरे में चली गई। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में उसने अपने बैग से सामान निकाले, मगर इंसानी खोपड़ी निकालते हुए उसके हाथ जैसे कांप गए थे। खोपड़ी पर सिंदूर चढ़ाकर, अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर उसने 108 बार बाबा का दिया मंत्र जाप किया और फिर धीरे से घर से बाहर निकल गई। रेखा चतुर्वेदी जैसे फूट फूट कर रो रही थी। ये कैसे हो गया भाई साहब? रंजना तो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, वो ऐसे टूट जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ।
पुलिस ने पंचनामे के बाद लाश रंजना के पति को दे दी थी। वो सिर पकड़कर बैठे हुए थे। पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हो गया ये। आदित्य को मैं कैसे संभालूंगा? वो बीमार बच्चा, अभी तक उसे ये सब बताया नहीं गया है। मिसेस चतुर्वेदी काफी देर तक वहीं बैठी रही, फिर अपना मुंह आंचल में छुपाए बोली, आती हूं भाई साहब, दोबारा आऊंगी। आदित्य से आज मिलने की हिम्मत नहीं मुझे, किसी और दिन आकर मिलकर जाऊंगी। नीचे उतरकर कार में बैठी तो रोनी बोल पड़ा, मैम थोड़ा आदित्य बाबा से मिलके आ जाओ, मेरा दिल फटा जा रहा है। जाओ। रोनी कार से उतरकर ऊपर घर में आ गया। आदित्य के कमरे में गया। वो दवा के नशे में चुपचाप सो रहा था। उसने आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कहकर कमरे से बाहर निकल आया। अब क्रियाक्रम के बाद लगभग सभी लोग जा चुके थे। बाहर ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी में रंजना के पति बैठे हुए थे। कमरे से निकलते ही वो पूछ पड़े, कैसा देखा उसे? लगता नहीं है ज्यादा दिन बच पाएगा, जैसी उसकी हालत है। वो जल्दी जाएगा तभी तो ये पूरी जायदाद मेरे नाम आएगी। कहते हुए एक मोटा लिफाफा उन्होंने रोनी की तरफ बढ़ा दिया। जी हुजूर, ये तो आधी ही रकम है। अरे भाई, अभी जायदाद का एक हिस्सेदार गया है, इसके बाद ये दूसरा जाए, फिर पूरी जायदाद मेरे हाथों आ जाए, उसके बाद तुम्हारा बचा हुआ पैसा तुम्हें दे दूंगा, चिंता मत करो। जिस तरह से एक्टिंग करके तुमने रंजना को विश्वास में लिया है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं खाऊंगा। हुजूर, बस आपकी दया है और क्या। मगर मैं कह रहा था, वो बाबा का हिस्सा। बाबा का हिस्सा? उसे क्या हिस्सा देना है? किया क्या उसने? एक मामूली नाटक में काम करने वाला अंधेरे में बैठ के 4 डायलॉग बोल दिए। मगर हुजूर, मेरा दोस्त था, मैं ही उसे लाया था, मेरी इज्जत रह जाती। ठीक है, मगर ज्यादा मुंह ना फाड़े, वो कह देना। ये 5,000 रुपए उसे दे दो। जी हुजूर, कहते हुए रोनी कमरे से बाहर चला जा रहा था और शराब की बोतल को मुंह से लगाकर रंजना के पति मुस्कुरा उठे। तुम्हें क्या लगा था रंजना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है? तुम्हारे पति की ये जायदाद ही तो मेरी शादी करने का असली कारण था, मगर उसे तुम धीरे धीरे इस बीमार बच्चे पर लुटाती जा रही थी, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ा। अब धीरे धीरे ये भी तुम्हारे पास चला जाएगा और उसके बाद इस सारी जायदाद का अकेला वारिस होऊंगा मैं। आत्मा बदलकर बच्चे की जान बचाने चली थी।